लोग ने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो इतने जो डाइवर्सिटी है, उसको उस डाइवर्सिटी को कैसे करके मैनेज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट और बनाए हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मिलके अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने विजन्स को लेके ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किए हैं। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है वहाँ से बनना शुरू होता है, और 26 जनवरी 1950 में जो हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं उस दिन हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और वो जो पूरे जो आर्टिकल्स हैं, जो कंप्लीट आर्टिकल्स हैं, वो एग्जीक्यूट होता है 1950 में, 1950 में 26 जनवरी को। और एक 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डे था, उसको उसका इम्पोर्टेंस को और बढ़ाने के लिए ये जो डेट है हम लोग ने रखा रहता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको पता रहना चाहिए। वो जो बेसिक आर्टिकल्स हैं जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं, कुछ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स के आर्टिकल्स हैं कि जैसे आर्टिकल 74, 75 जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप बताते हैं। ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो सबसे दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जा सकता है। अगर हम लोग प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखें तो पता चलेगा कि अराउंड 25 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 शेड्यूल हैं। जो पहले 8 शेड्यूल थे वो फिर 4 नए ऐड होने के बाद 12 शेड्यूल हो गए हैं, और अभी फिलहाल 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, जो कि जो पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोग ने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, तो 22 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। फिर बाद में 9, 10, उसके बाद पंचायती राज्य को 11, 12 ये नया शेड्यूल जोड़ा गया है। इसी तरह के बहुत सारे पार्ट से कुछ पार्ट को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से आराम से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, किस टाइप से पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं, वो इस टाइप से रहते हैं। जो 25 पार्ट्स हैं उसमें देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग ने बताया कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और उसके क्या है, टेरिटरीज है। तो ये जो इंडिया एज अ नेशन और उसके टेरिटरीज को बारे में डिफाइन किया गया है, तो इंडिया एज अ नेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इंडिया का जो बेसिक जो इंडिया दैट इज भारत के बारे में बताया गया है। सेकेंड जो पार्ट है उसमें एक बार आप जब बॉर्डर का निर्धारित कर लेते हैं, एक नेशन का कल्पना अगर करते हैं तो आपके पास एक बॉर्डर रहता है और उसमें नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, और पीपल्स में अलग एकता की फीलिंग रहती है, ठीक है, एक देश की भावना रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है उसका एक सिटीजनशिप निर्धारित किया जाए। तो जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिटीजनशिप। ये एक जो देश है, पार्ट 1 में जो देश बता रहे हैं उसके टेरिटरी बता रहे हैं, जिसमें आप अगर इसके साथ में आर्टिकल 1 के साथ आपको शेड्यूल 1 को भी समझना पड़ेगा। जो शेड्यूल क्या रहता है कि एक बहुत सारे टेबल्स रहते हैं जिसमें बकायदा जो बृहद रूप से कॉम्प्रहेंसिवली रूप से बताते हैं, जिसमें आर्टिकल जो शेड्यूल 1 है उसमें क्या बताया है, टेरिटरी के बारे में बताया गया है, कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके बारे में। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सिटीजनशिप, मतलब ये जो टेरिटरी में रहने वाले हैं वो कौन रहेंगे उसके बारे में डिफाइन किया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी में ही हमको पता चलेगा कि जो सिटीजनशिप भारत में का जो नागरिकता है कैसे करके लेते हैं, कैसे करके देते हैं, कौन कौन सा तरीका है, सब इसमें बताया गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फंडामेंटल राइट, जो माग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट, ये जो मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो फंडामेंटल राइट है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि मॉडर्निज्म और मॉडर्न जो वर्ड है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू लोग जो लेके आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जो एक स्लोगन के रूप में आप याद करके रखते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और उसमें से एक जो पार्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो
तो अगर आपको अपना लिबर्टी को अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, या फिर अपना जो जो पर्सनालिटी है, या फिर अपने अपने कैपेसिटी को मैक्सिमम तरीके से अगर उसको यूटिलाइज करना है, तो आपको एक फ्रीडम देना पड़ेगा। और फंडामेंटल राइट आपको वो फ्रीडम देता है कि अपने आप को, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि कैसे करके ये जो फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट को उसके जो आर्बिट्रेरी पावर है, ठीक है, उससे आपको कैसे करके बचाता है, या फिर एक जो फंडामेंटल राइट है उसके थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएस पे आर्टिकल 36 से 51 तक रहेगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने एक अपने देश को एक देश के किस डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए एक सपना देखा था। जैसे कि राम राज्य की कल्पना अगर गांधी जी का देख सकते हैं, या फिर अंबेडकर जी का एक मॉडर्न सोसाइटी की कल्पना, या फिर नेहरू जी का एक सोशलिस्ट मॉडल जो नेशन बनाने की कल्पना। तो उतना टाइम हम तो चाहते थे इस तरह से अपने कंट्री को बनाने, बट क्या हो गया था कि बहुत सारे कांस्टेंट आ गए थे, लिमिट आ गए थे, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री को उसको बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे मनी फैक्टर रहते हैं, प्लस सोसाइटी के पास उतना एजुकेशन रहना चाहिए, जो कॉमन कंसेंसनेस उस लेवल का होना चाहिए कि जो विजडम ऑफ क्राउड जो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ले जा सके। तो बहुत सारे कांस्टेंट के कारण उतना टाइम बहुत सारे प्रोविजन को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अपने देश में लागू नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से वो फ्यूचर जनरेशन को छोड़ दिया था, और उसको जो डायरेक्शन जो दिए थे वो डीपीएसपी में रखा था। तो बहुत सारे जो डायरेक्शन है डीपीएसपी का वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहे हैं। जैसे कि अगर पहले अगर देखा जाए, जो 6 से लेके 14 ईयर के जो बच्चे लोग रहते थे उनके लिए फ्री जो एजुकेशन का जो है दायित्व तो सरकार निभाएगा बोले थे। बट वंस वी गेट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हमने क्या कर दिया कि उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया, मतलब राइट टू एजुकेशन सबके पास है। तो जैसे जैसे हम लोग का इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे डीपीएसपी के जो विजन है उसको पूरा कर सकते हैं। प्लस अगर हमारा जो हमारे जो जागरूक जनता है वो भी अगर कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाए तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसके साथ एक साथ बैठेंगे और वो बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 44 में जैसे कि डीपीएसपी का है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने समय पे छोड़ दिया है बहुत सारी चीज को। बट ये जो समय पे छोड़ दिया है ये एक छोटा वर्ड है, लेकिन ये एक डायरेक्शन दे के गए हैं कि हमारा देश किस जगह पे जा सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने एड ऑन किया था स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन पे। तो ये आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा दी गई है, जहाँ जो कि हम लोग ने जो पुराना जो सोवियत यूनियन है वहां से हमने इंस्पायर हुए हैं। नेक्स्ट जो प्रोविजन है ये जो आपका पार्ट 3-4 ये एक फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। बट आपको पता चलेगा आर्टिकल पार्ट 5 से लेके जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। जैसे कि आर्टिकल पार्ट 4 में 52 से 51 ये यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है कैसे रहेगा, उसका फंक्शन कैसे रहेगा, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहेंगे, कौन कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन से नियम रहेगा, पार्लियामेंट किस तरीके से चलेगा, ये सब चीज के बारे में आपका यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। वैसे उसी तरह नेक्स्ट जो 6 पार्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है वो कैसे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें जो 7 शेड्यूल के बारे में बताया है, ठीक है, जो बाद में रिपील कर दिया गया है, ठीक है, इसको बाद में रिपील कर दिया गया है। जो 8th पार्ट है उसमें हम लोग ने यूनियन टेरिटरीज की बात किया है। फिर 9th पार्ट में हम लोग ने जो लास्ट में जो एड ऑन किया गया है, ठीक है, जो 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग ने ऐड किया गया है, जिसको हम लोग पंचायती राज्य बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में। प्लस शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के बारे में हम लोग को ऐड किया गया है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी एक लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है। पार्ट 9 में स्टेट और सेंटर के बीच भी कौन सा किस तरह से रिलेशन होंगे उसको भी डिटेल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। साथ ही साथ
जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको भी हम लोग ने बताया गया कि प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट कैसे रहेगा, ट्रेड और कॉमर्स और टैक्सेस का में कौन कैसे लॉ बना सकते हैं वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इलेक्शन जो प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी के लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ होता है, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में बताया गया आर्टिकल 326 के आर्ट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में जो SC ST और एंग्लो इंडियंस, ठीक है, जो बहुत से वल्नरेबल कम्युनिटी हैं जो कई बार टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा पीछे हैं, या बोल सकते हो कि बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं जो सोशली इनजस्टिस को फेस किए हैं, तो उनके संरक्षण में के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं, उसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप को जो सोसाइटी के बॉटम में है या फिर जिसको एक इनेबलर की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी दिया गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट एक जो ऑफिशियल भाषा जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है कि जो हिंदी एक ऑफिशियल भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि कैसे करके उसको प्रमोट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, अगर कंट्री में एक्सटर्नल वॉर होता है या फिर एग्रेशन होता है तो कंट्री किस टाइप से अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करता है। और बहुत सारे मिसलेनियस जो प्रोविजन है उसके बारे में बताएंगे कि बहुत सारे जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मिसलेनियस जो प्रोविजंस है कि प्रेसिडेंट जब बनते हो या फिर लेजिस्लेटर बनते हो तो कौन कौन सा प्रिविलेज मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 368, ये कैसे करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है मतलब इसमें क्या है कि समय के साथ जो समय का जो विल ऑफ द पीपल है उन लोग के साथ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल है उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। तो उसके लिए आर्टिकल 368 है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से कैसे कैसे अमेंडमेंट करता है उसके बारे में बताया गया है। और बहुत से टेम्पोररी प्रोविजंस के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है, जैसे कि वन ऑफ द टेम्पोररी प्रोविजन था जिसको बोलते हैं आर्टिकल 370। ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि कैसे करके आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था जिसको अभी एब्रोगेट कर चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल 371 में बहुत से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या फिर स्पेशल जो स्टेट है उन लोग को स्पेशल जो प्रोविजन दिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आर्टिकल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं एस्पेक्ट है वो है प्रीएम्बल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल का मतलब एक तरह के समरी बता देता है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहीं आइडेंटिटी कार्ड है जो कम शब्दों में कोई बताएगा तो आप प्रीएम्बल को देख लो। प्रीएम्बल में बहुत सारी चीज़ें रहता है और प्रीएम्बल क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी को भी बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। और फिर जो प्रीएम्बल में क्या बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है किसके द्वारा बना है, इसमें वी द पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर कहाँ से डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो पीपल के बिहार में। उसके सेकंड में क्या बताया गया है कि इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री का नेचर क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। इसमें कुछ एक जो मूलभूत फिलोसॉफिकल जो ऑब्जेक्टिव है उस कौन कौन सा है उसको भी पाने के लिए भी बताया गया है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाने की भी बात किया गया है, प्लस उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन की भी बात किया गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कब इसको अडॉप्ट किया गया था, कब इनेक्ट किया गया था वो भी बताया गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रीएम्बल के अलग अलग कीवर्ड तो अच्छे से पढ़ेंगे, बट आज का जो क्लास है उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल हमको रिमेंबर करना है उसके बारे में ज़्यादा फोकस है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बस हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल नंबर 1 जो है नेम ऑफ द और टेरिटरी के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 1 क्या है कि ये देश का नाम क्या है,
तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है, ठीक है। तो ये आपको इंडिया के नेचर ऑफ द इंडिया कैसे है, ठीक है, तो बताया कि यूनियन ऑफ द स्टेट है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 इंडिया के बारे में बताता है। सेकेंड, ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया है कैसे करके। तीसरा स्टेट बताया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ इस एरिया। तो क्या है कि थर्ड आर्टिकल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई नया स्टेट को क्रिएट कर सकते हो, या फिर उसका उस स्टेट का बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी कर सकते हो, ठीक है, उसका नाम चेंज कर सकते हो, ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल 3 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में आ जाता है कई बार, जैसे कि अभी जो नया राज्य बना था छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से तोड़ के बनाए थे, तो कौन से आर्टिकल का यूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पता रहना चाहिए आर्टिकल 3 का यूज किए थे, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सेकेंड पार्ट है वो है सिटीजनशिप, किस व्यक्ति को इस देश का सिटीजनशिप देना चाहिए। तो जो कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप का कौन कौन सा क्राइटेरिया है आर्टिकल 5 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 6 में क्या किया, जो पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं तो उन लोगों को किस टाइप के सिटीजनशिप दे सकते हैं, या फिर जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उसको किस टाइप से और कब तक का है, वैलिडिटी के साथ बताया गया है आर्टिकल 7 में, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन का है, तो अगर वो भारत के बाहर है तो कौन कौन सा क्या बोलते हैं, किस टाइप के उसके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, या फिर उसका कौन कौन सा राइट है ये बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं एनआरआई है, क्या एनआरआई क्या बोलते हैं, लैंड खरीद सकता है क्या, क्या गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है क्या, ये सब चीज़ के बारे में आपको सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 18 में दिखाया गया। आर्टिकल 9 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति और वॉलेंटरी किसी दूसरे स्टेट का या फिर कंट्री का जैसे ही वो सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इंडियन सिटीजनशिप है खत्म हो जाता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको हमेशा याद करके रखना है वो आर्टिकल 11 है, ठीक है, आर्टिकल 11 है। वो क्या है, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि जो सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है कौन निर्धारित करेगा, हु विल डिसाइड यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और कैसे करके आप इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो, कौन कौन सा क्राइटेरिया है। तो ये जो डिसाइड जो करते हैं वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है इंडिया में कि सिटीजनशिप का कौन राइट का हकदार है, भाई लॉ बना के कर सकता है। इसी का आप देखते हो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955, और अभी रिसेंटली जो हुआ था सिटीजनशिप, कुछ अभी रिसेंटली ने क्या हुआ था कि कुछ कंट्री के जो पर्सन थे उनको क्या है सिटीजनशिप दिया जा रहा था और कुछ कंट्री को नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत सारा सोशल जो ग्रुप है या फिर सिविल राइट ग्रुप है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि इंडिया इज नो लॉन्गर ये कंट्री वो कंट्री, ठीक है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो सिटीजनशिप का लॉ है वो बनाने का जिम्मेदारी या फिर जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से कोई भी लॉ बना सकते हैं, जैसे कि अभी जो माइनॉरिटी जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है वो इंडिया में आके शरणार्थी बन सकते हैं, इस टाइप का था। मतलब उन लोग को वो आज़ादी मतलब उनको आज़ादी नहीं, उनके लिए सिटीजनशिप का प्रोविज़न लाने की कोशिश किए थे। तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट के लोगों के बीच ये मुद्दा का विषय था, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पार्ट 3। पार्ट 3 जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट के लिए क्या है। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में जानने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि स्टेट क्या होता है। जो फंडामेंटल राइट कौन वायलेट नहीं कर सकता, स्टेट वायलेट नहीं कर सकता। तो आपको पता रहना चाहिए कि स्टेट क्या है। तो स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है। दूसरा जो है आर्टिकल 13 मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 13 मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स दिए हैं उनके हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कि वो वाइड भी कर सकता है।
क्योंकि जब हम लोग बात में बात करेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो किसके पास जाता है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट में अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की कल्पना की है, कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसी में ही जो जुडिशरी जो होता है, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन निकालता है वो आर्टिकल 13 से इनडायरेक्टली रूप से निकालता है जुडिशियल रिव्यू का, जो कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको नल एंड वाइड कर सकता है। तो ये आपको आर्टिकल 13 टाइप याद पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल राइट्स होंगे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो तीन बेसिक जो कीवर्ड है या फिर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एक है लिबर्टी और दूसरा है इक्वालिटी और एक फ्रेटर्निटी, ट्रिनिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये फंडामेंटल जो फाउंडेशन है उसी पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफिकली रूप से खड़ा है। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राइट टू इक्वालिटी और उसमें से आर्टिकल 14 आपको पता रहना चाहिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने सब के सब बराबर है। ठीक है, स्टेट के सामने किसी के ओरिजिन को नहीं देखेगा, कोई कास्ट को नहीं देखेगा, कोई रिलीजन को नहीं देखेगा, उसके सामने सब बराबर, सबके साथ सेम ट्रीट करेगा। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उसके रिलीजन के नाम पे, कभी भी नहीं करेगा। दूसरा रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके अलावा किसी भी दूसरे फॉर्म में कर सकता है, कोई बताया नहीं है, बट एक्सक्लूसिवली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कई बार देखते हैं कई सारी चीज़ों में सरकार क्या बोलता है कि यहाँ पे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे आप जा सकते हो, तो सरकार आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आपको पता रहना चाहिए वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अवधारणा चलती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की में सब के सब को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सब अपना अपना जितना भी कैपेसिटी है वो हाईएस्ट लेवल पे काम कर सके, तो सरकार किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। बट कई बार हमारे देश में जब हम लोग बाद में जब इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सोशल जस्टिस के लिए आप एक वेलफेयर स्टेट होने के कारण या फिर सोशल जस्टिस के एक कॉन्सेप्ट के कारण हम लोगों के देश में इक्वालिटी नहीं इक्विटी का कॉन्सेप्ट चलता है। इक्विटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हम लोग बाद में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 17 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है, जिसके कारण बहुत से जो अनटचेबल थे, ठीक है, अनटचेबल थे, जिसको एक जो सोशल सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके कारण क्या है कि कुछ लोगों को क्या है सोशल सेग्रीगेटेड कर दिए थे एक हायरार्किकल सिस्टम में, अनजस्टिस सिस्टम के कारण। तो क्या है कि उसको क्या है कि एक अनटचेबिलिटी का उनके साथ प्रैक्टिस किया जाता था, उसको क्या है कि कंप्लीटली अबॉलिश करने के लिए एक आर्टिकल ही बनाया गया है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि अगर इक्वालिटी आपको सबको देना है तो क्या है कि कुछ लोगों को जो प्रिविलेज के नाम पे पहले जो बहुत सारे राजा महाराजा, राय साहब, राय बहादुर, बहुत सारे टाइटल्स जो देते थे, जागीरदार, मनसबदार, तो क्या है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो हम लोग क्या करते हैं टाइटल्स को एबॉलिश कर देते हैं, इसी सभी टाइटल्स को क्या करते हैं एबॉलिश कर देते हैं। हाँ, कुछ जगह पे मेरिट को या फिर उसके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड में टाइटल्स दिया जाता है, जैसे कि मिलिट्री के फील्ड में दिया जाता है और एजुकेशन के फील्ड में भी दिया जाता है। तो ये इक्वालिटी हम इसको अच्छे से जानेंगे, अच्छे से देखेंगे बाद में।
बट आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है ये पता रहना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता गवर्नमेंट या फिर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस को एबॉलिश किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 बोलता है टाइटल्स को एबॉलिश किया। तो कोई सर पहले सर या फिर राय बहादुर वगैरह जो टाइटल उनका था वो सब खत्म हो गया। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम तो कौन कौन सा फ्रीडम? आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं जब फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है। गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 वन ऑफ तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता रहना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकते हो। फ्रीडम का आर्टिकल ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने स्पीच में रहने के लिए असेंबली बना सकते हो सब, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, अपना जो प्रोफेशन है उसको परस्यू कर सकते हो। आर्टिकल 20 में आपको कोई ऑफेंस अगर करते हो तो क्या है कि सही तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनली फेस किया जाए लीगली तरीके से, तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ जो ह्यूमन जो लाइफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेक्रेट लाइफ है, जिसमें क्या होता है डिग्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक इंडिविजुअल्स के लिए। तो डिग्निटी, आपका डिग्निटी के लिए आपको पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, ठीक है ना, आप अपने लाइफ को प्रोटेक्शन और लिवलीहुड के लिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के थ्रू 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उसको कंपलसरी फ्री एजुकेशन देने का काम सरकार का है और ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 22, ये क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर कोई क्राइम कार्य करते हैं या फिर कुछ इस तरीके से कार्य करते हैं जिसके कारण आपका अरेस्ट हो सकता है या फिर आपको डिटेंशन किया जाता है, तो उस परिस्थिति में आपके पास कौन सा क्या बोलते हैं, आपके पास कौन सा राइट्स है? राइट आर्टिकल 22 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो जो पहले बंधुआ मजदूरी होता था उसको इलीगल घोषित कर दिया गया और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको भी बंद कर दिया गया है, तो किसी को भी आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा क्या है? किसी भी चिल्ड्रन को आप फैक्ट्री में नहीं रख सकते। तो फंडम जो उसका एक राइट है कि जो बच्चे हैं 14 ईयर से कम वाले तो उनको तो रख ही नहीं सकते, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका प्रोहिबिट करके रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश में सभी को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, ठीक है, आपको अपने अंतर दिल में जो भी भगवान बसते हैं उसको फॉलो कर सकते हो, उसको आप प्रोपेगेट कर सकते हो, अपना बिलीफ सिस्टम को बता सकते हो, ठीक है ना, फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपेगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। नेक्स्ट है ये जो राइट्स है वो इंडिविजुअल को दिया गया है। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट कम्युनिटी को भी दिया गया है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद फ्रीडम एज टू पे पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आपको फ्रीडम दिया गया है कि टैक्सेस पे कर सकते हो या नहीं कर सकते अपने रिलीजन को के लिए। और 28 the freedom as to attend the religious instruction और religious worship
इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, तो उसका फ्रीडम दे दिया गया है। इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको यही पता रहना चाहिए कि आर्टिकल 25 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक व्यक्ति को अपना अपना रिलीजियस को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपेगेट करने का आज़ादी देता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल में। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है तो एक कल्चर का दूसरे कल्चर का इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है, एक कल्चर दूसरे कल्चर का इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है। कोई एक कल्चर का जो अच्छी चीजें हैं दूसरे कल्चर ले रहे हैं, दूसरे को दूसरे के ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कल्चर विलुप्त होते जा रहा है। तो उस अपने कल्चर को क्या है उसको सम्मान करके रखने के लिए ये एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के बहुत सारे जो कल्चरल और एजुकेशनल जो है इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है उनको प्रोटेक्शन करने का फंडामेंटल राइट दिया गया है। और माइनॉरिटीज को, कल्चरल माइनॉरिटीज हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, उनको एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का और एस्टेब्लिश करने का आज़ादी मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल लास्ट है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट तो आपको दे दी, फंडामेंटल राइट तो दे दी, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट है, अगर आपका फंडामेंटल राइट है, अगर उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब? तो आर्टिकल 32 के थ्रू फंडामेंटल राइट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है। यह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है यहाँ पे, जिसमें क्या है कि आप क्या है कि जो भी फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स करा सकते हो, ठीक है ना, इन्फोर्स करा सकते हो, या फिर कभी भी इन्फोर्स कैसे कराओगे? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका गारंटी लेता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो। तो ये क्या है कि ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है कि आप किसी को विदाउट फियर और फेयर आप जुडिशरी के साथ अप्रोच कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और फंडामेंटल राइट है जो क्या है, मिलिट्री या जब मिलिट्री या फिर जो पुलिस इनस्टेबिलिटीज के टाइम में जब होगा तो उसका कैसे बिहेव किया जा सकता। उसके अलावा इसमें और भी जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ये जो फंडामेंटल राइट है ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव है, एब्सोल्यूट है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है हर एक में एक क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द कॉज ऑफ पब्लिक मोरालिटी, ठीक है, ऑन द कॉज ऑफ पब्लिक मोरालिटी लगा सकता है, आपका रिलीजियस या तो फिर जो आपका कल्चरल या फिर लॉ एंड ऑर्डर के रूप में। तो ये जो राइट है वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है, ये इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, सरकार अपना नियम लगा सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे कई बार होता है, हम लोग देखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सको या फिर कह दो, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा ये जो फंडामेंटल राइट है वो एक लिमिटेड ऑफर के थ्रू, लिमिटेड ऑफर से नहीं बोल सकते, ये जो फंडामेंटल राइट है उसमें आपको कुछ भी बोलने से पहले रीजनेबल रहना चाहिए। कई बार अनरीजनेबल जो आपका जो एक्ट है या फिर आपका स्पीच है जो वायलेंस या तो फिर यूनिटी को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट रोक सकता है, ठीक है ना, आपको वहाँ पे उस लेवल के आ जाते नहीं है। तो आपको ये पता करके रखना है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी जा सकते हो, लेकिन सरकार के पास उतना ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का पावर है। तो हम लोग आज फंडामेंटल राइट के तक बहुत से आर्टिकल पढ़े, कल देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP से लेके मैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमारे कंट्री को एक यूनिक कंट्री के रूप में देखते हैं। जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग मेंबर के जो हेड थे,
उनके हिसाब से जो DPSP है, नोबेल प्रिंसिपल है हमारे फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बहुत से अलग अलग जो आइडियाज़ का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको गांधीयन थॉट भी मिल जाएंगे, लिबरल मार्क्सिस्ट का थॉट मिल जाएंगे, सोशलिस्ट थॉट भी मिल जाएंगे। तो कल हम इसको पढ़ेंगे DPSP। थैंक यू। जय हिंद।